नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग अलग मेहमानों से बातचीत करते हैं जो सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक फील्ड में किसी न किसी तरीके से बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हों। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी से, जो कि हमारे राज्य में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद कीर्ति चौहान जी। सबसे पहले तो सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि पर्यावरण को लेकर के जो आपके अंदर जागरूकता आई वो कब और कैसे आई? पर्यावरण हमारी संस्कृति अरण्य संस्कृति रही है जी। गहन वनों में ही हमारे पुरखों ने वनों के आश्रय में कंदमूल, फल फूल खा करके अपना जीवन यापन किया, वंश वृद्धि किया, चिंतन मनन स्वाध्याय के द्वारा दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया और भारत को जगत गुरु के रूप में संस्थापित किया। जी। आदिकाल जब यह धरा गहन वनों से आच्छादित थी, उस समय भी हमारे ऋषि मुनियों ने एक पत्ती तोड़ने की मनाही की। प्रकृति संरक्षण संवर्धन के सारे कृत्यों को हमारे पुरखों ने आस्था से जोड़ा ताकि लोक व्यवहार में यह धारण हो सके। जी। तो प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन हम सबों के डीएनए में है, जी। हम सबों के खून में है। उस पर कुछ लोभ लालच की परतें जम आई हैं जिसकी वजह से हम प्राकृतिक वनों को भी उजाड़ने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक किसी व्यक्ति से प्रेरित होने की बात है तो मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने स्वर्गीय पूज्य काका जी सीताराम सिंह जी को याद करना चाहूँगा। जी। जब मैं छोटा था हमारे काका जी बहुत वृद्ध हो गए थे, फिर भी उम्र के उस दहलीज पर वो गांव के दूराहा, तिराहा, चौराहा, परिभ्रमण पथ, तटबंधों के किनारे बड़ा ही श्रद्धापूर्वक पीपल वृक्ष, देवतरु का रोपण किया करते थे। उनकी देखभाल भी बड़ा ही तन्मयता से किया करते थे और इस कार्य में उनका सहयोग करते थे। वो भी अब स्वर्गीय हो चुके हैं, स्वर्गीय भुट्टो भाई। वो जन्म से ही जन्मांध थे, जी। परंतु पौधरोपण और पौधों के रक्षण के कार्यों में गर्मियों के दिनों में हमारे वृद्ध काका जी बाल्टी लेकर पौधों को पटाने में वो सक्षम नहीं थे। तो ये जो स्वर्गीय भुट्टो भाई जो जन्म से ही अंधे थे, एक हाथ से काका जी का कंधा पकड़ते, दूसरे हाथ में बाल्टी लेकर पौधे को सिंचन करते रहते। कुछ ही वर्षों में हमारे गांव के दोराहा, तिराहा, चौराहा, परिभ्रमण पथों का जो स्वरूप मनमोहक हो गया और आसपास के इलाके में ये चर्चा का विषय होने लगा। मेरे मन में कहीं न कहीं बाल मन पर इन कृत्यों का, इन संस्कारों का बड़ा गहरा असर पड़ा और उसी से प्रेरणा लेकर मुझे जब अवसर मिला तो मैं भी इस कार्य को बड़ा ही श्रद्धापूर्वक इसका प्रसरण में अपना भूमिका निभाया हूँ। जी। बहन जी, पर्यावरण संरक्षण करते वक्त आपको बहुत समय हो गया है और आप बता रहे हैं कि आपके इंस्पिरेशन आपके काका जी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कई सारे आप मुहिम चलाते हैं, उनमें से एक मुहिम है कि झीलों के किनारों को जो हरा भरा करने का आपका मुहिम है, वो क्या है, उसका क्या प्रोसेस है, वो जानना चाहेंगे। विद्यार्थी
परीक्षा में सबसे पहले आसान प्रश्न को हल करते हैं। हजारीबाग जो हमारा नगर है, वहाँ 4 बड़ी बड़ी झीलें हैं जी। तो इस कार्य के लिए, पौधारोपण के लिए, मैं उन चारों झीलों का परिभ्रमण किया और पाया कि पुराने वृक्ष तो हैं लेकिन नए पीढ़ी के पेड़ नहीं हैं। और यहाँ पानी की भी उपलब्धता है, जगह भी है और सामुदायिक महत्व का जगह है। हजारों हजार लोग प्रतिदिन झील का परिभ्रमण करने आते हैं, तो क्यों नहीं ये झील का जो तट है उसके बिल्कुल निचले किनारा पर, जहाँ तक बरसात में पानी पहुँचने को होते हैं, हम लोगों ने चयन करके, और जामुन का पौधा बड़ा ही श्रद्धापूर्वक हम लोगों ने रोपण किया। और फिर एक झील से दूसरा, तीसरा, चौथा झील, और उद्देश्य ये रहा कि ये सार्वजनिक महत्व का जगह है। यहाँ प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। सुबह में प्रभातः परिभ्रमण के लिए सैकड़ों लोग आते हैं। इन सबों को सुकून मिलेगा। साथ ही जब हरे भरे देसी वृक्ष होंगे तो उन पर आने वाला समय में पंछियों का बसेरा होगा। ये वृक्ष पंछियों के महल अटारी होंगे और सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण गुंजायमान होगा। साथ ही जामुन में जब फलन होगा और जामुन के फल झील में गिरेंगे तो पानी भी शुद्ध होगा और मछलियां भी जामुन का स्वाद चखेंगी और प्राकृतिक सौंदर्य से ये स्थान अभिभूत हो जाएगा। इसी वजह से हम सबों ने झील तट को प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों ने चुना। साथ ही हमारे शहर में और जितने भी जल स्रोत हैं, तालाब हैं, उनके किनारे भी हम लोगों ने सघन वृक्षारोपण किया है। उद्देश्य यही है कि इनमें जल स्रोतों के किनारे ये वृक्ष रहेंगे तो जड़ से, अपने जड़ों से तालाबों के तटबंध को भी जकड़ करके रखेंगे, जिससे तालाब में गाद की समस्या नहीं होगी और पंछियों के लिए पसंदीदा जगह होंगे। जल स्रोतों के आसपास काफ़ी वो जगह ऊर्जान्वित होती है जी। तो इसी वजह से हम उन जगहों पर जाते हैं तो हमारा मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो उस ऊर्जा में और वृद्धि हो, इसी वजह से हम लोगों ने प्रयास किया है। सबसे पहले जल स्रोतों, तालाबों के तटबंधों के किनारे सघन पौधारोपण करके उनको हरा भरा करने का। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जब भी कोई बात होती है, किसी को अगर लोगों को हम मोटिवेट करते हैं, और कई सेमिनार्स में हम देखते हैं कि पौधे भी बांटे जाते हैं कि घर जाइए और पौधा लगाइए। ऐसे में क्या होता है, हमारे स्कूल में भी एक बार ये हुआ था कि बच्चे पौधे लेकर के तो आ जाते हैं और घरों में लगा भी देते हैं, पर फिर उसको भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। आपका ये कहना है कि पौधों को अपने पुत्र की तरह समझना चाहिए, तो इससे आपका क्या मतलब है? और ये जो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को समझाते भी हैं कि पौधों को पुत्र की तरह समझो ताकि आप उसका देखभाल वैसे ही कर सकें, उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही आपने मार्मिक समस्या रखी है। बड़े बड़े सेमिनार के आयोजन होते हैं, महोत्सवों में हजारों हजार पौधे बांटे जाते हैं, रोपे जाते हैं, परंतु उनकी उत्तरजीविता सुनिश्चित नहीं हो पाती जी। इसका वजह क्या है? मेरा यह मानना है, हम लोगों ने वैसे जगहों पर जहां आज 20 साल से प्रत्येक वर्ष पौधारोपण होते थे और पौधे कुछ महीने के बाद गायब हो जाते, उन जगहों पर भी हम लोगों ने सफलता पाई है। इसका वजह है
कि इस अभियान को हम लोगों ने लोगों की आस्था से जोड़ा। जी। और मेरा यह मानना है कि जब तक हम श्रद्धा, हमारी संस्कृति में प्रकृति के प्रति कितना श्रद्धा भाव रहा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी। तो जब तक हम आस्था से नहीं जोड़ेंगे तब तक उत्तरजीविता सुनिश्चित करना बड़ा मुश्किल होगा। तो हमने व्यवहारिक में देखा है कि हम लोगों ने वैसी चुनौती भरे जगहों पर जहाँ लोग पौधों को पनपने नहीं देते हैं, जो स्थानीय आसपास रहने वाले लोग हैं, उनसे मिलजुल करके वृक्षों के प्रति हमारी संस्कृति में क्या भाव रहा है, आदिकाल से ये पूजित हैं, हड़प्पा काल से हम इन्हें पूज रहे हैं। क्यों भाई? हमें प्राण वायु देते हैं, फल फूल मेवा सब कुछ देते हैं, और बदले में लेते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का जहर। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये वृक्ष उसे लेते हैं, और वो जो छोड़ते हैं वो हम सांस में लेते हैं। तो जब रिश्ता इतने अपनापन का हो कि हम एक दूसरे की आवश्यकताओं के पूरक हैं, तो हमारा यह परम कर्तव्य बनता है कि इनका हम संरक्षण और संवर्धन करें। वो लोगों की आस्था को जगाकर इस अभियान को हम लोगों ने सफल बनाने का प्रयास किया है। जी। आप एक शिक्षक भी हैं और इस फील्ड में कई सालों से काम कर रहे हैं। बहुत हज़ारीबाग में खास करके आपने कई झीलों को और कई जगहों को हरा भरा बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। क्या कुछ चैलेंजेस अभी तक आपको देखने के लिए मिला है इस फील्ड में काम करते हुए? सबसे बड़ी जो चुनौती होता है वो मन में होता है। मेरा मानना है कि हमारे मस्तिष्क में सबसे बड़ी चुनौती होते हैं। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप संकल्पित हो जाएं तो मरुस्थल में भी मरु उद्यान उगाए जा सकते हैं। हम लोग स्थल का चयन सबसे पहले करते हैं। स्थल चयन करने के बाद आसपास के लोगों से मिलते हैं कि यहाँ किस प्रजाति के पौधे लगाए जाए। समाज के अधिकांश लोग आपका ऊर्जा बढ़ाएंगे नहीं, कहेंगे कि यहाँ पौधे नहीं बचेंगे। 10 साल 20 साल से प्रत्येक वर्ष लगाया जा रहा है, लेकिन नहीं, पौधे बचते नहीं हैं। कोई बात नहीं, हम लोग प्रयास करते हैं, और उसी में से कुछ लोग, 2-4 लोग जरूर जागरूक मिल जाते हैं। उनका स्तर कुछ ऊपर होता है, उन्हें आदर देकर, सत्कार देकर उनसे भी पौधा रोपण कराते हैं। और साथ ही स्मृति वृक्ष का अभियान अपने दिवंगत प्रियजनों के पुण्य स्मृति में, अन्य कार्य तो आप करते ही हैं, एक कार्य और करें, उनके पुण्य स्मृति में एक पौधा लगाएं, इस संकल्प के साथ कि ये वृक्ष बनेंगे। जब वो वृक्ष बनेंगे तो उनके नीचे पशु भी विश्राम करेंगे, पथिक भी विश्राम करेंगे, 24 घंटा वो वायु शोधन करेंगे, पक्षियों का आवासन होगा। तो एक कार्य करके आप युगों युगों तक पूरी सृष्टि की सेवा कर सकते हैं। इस तरीके से उनके मनोभाव में प्रकृति के प्रति श्रद्धा भाव प्रस्फुटन करने का हम सब प्रयास
करते हैं और कुछ लोग जुड़ जाते हैं। उनके अंदर ये भावना तो है, हमारे खून में है, प्रकृति संरक्षण हमारे डीएनए में है, जागृत हो जाते हैं और फिर वही उन्हीं लोगों के सहयोग से हम सब सफलता पाए हैं। परंतु चुनौतियां, कुछ बड़ा गंभीर चुनौतियों का सामना हम सबों को करना पड़ता है। पौधे लग गए, पौधे प्रायः बरसात के दिनों में हम लोग लगाते हैं, बांस की जाली से उनकी घेराबंदी कर दी गई। जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है कि लोग, यदि आपसे जानना चाहें कि आपको एक उपाधि भी दी गई है बरगद बाबा की, तो वो देने का लोगों का क्या कारण है? बरगद बाबा के नाम से भी लोग मुझे पुकारते हैं। इसका वजह यह है कि हमारी टीम के द्वारा पक्षियों के लिए जो पसंदीदा वृक्ष हैं, पीपल, बरगद, पाकड़, गुल्लर का हजारों संख्या में अन्य प्रजातियों के साथ रोपण किया गया है। और इन प्रजातियों के वृक्षों का मेरे समझ से जैव विविधता के क्षेत्र में विशेष महत्व है। अपने आप में एक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। तो बरगद, पीपल, पाकड़, गुल्लर वृक्षों के प्रति जो हम सबों के मन में प्रेम है, स्नेह है, इनका रोपण और रक्षण हम सबों ने बड़ी तन्मयता से की है। यही वजह है कि लोग बरगद बाबा के नाम से भी पुकारने लगे। जी, हमारे राज्य की अगर बात करें तो झारखंड में लोगों में पर्यावरण को लेकर के जागरूकता है। खास करके अगर आदिवासियों की बात करें तो उनका एक अटूट रिश्ता है जंगलों के साथ में। तो आपको इस क्षेत्र में जब इतना आपने समय दिया है, इतना कार्य किया है, आपकी समझ में लोगों में झारखंड में पौधारोपण को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के कितनी जागरूकता है? हमारे जनजातीय भाई जंगल, पहाड़ों में रहकर इनका प्रकृति से कितना गहरा नाता है, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। परंतु आजकल आप प्रायः देखेंगे कि हमारे राज्य में एक चलन सा हो गया है कि प्रत्येक गांव में जहां प्राकृतिक वन है, आप देखेंगे कि लोग अपने खेतों की, बारी की घेराबंदी करते हैं और जानवरों को खुला छोड़ते हैं, जो बहुत ही नुकसानदेह है हमारे पर्यावरण के लिए। बड़ा निर्ममता के साथ नए नए जो वृक्ष हैं उन्हें लोग काट करके और घेरा लगा देते हैं। तनिक भी उनके मन में भाव नहीं आता है कि इस वृक्ष को, पौधा से इस स्वरूप में आने में कितने वर्ष लगते हैं। तो कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है और यह तस्वीर तभी बदलेगी जब लोगों के बीच। आप शिक्षक भी हैं, तो आपसे ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि बच्चों को पर्यावरण को लेकर के जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी का जो कंडीशन है, ग्लोबल वार्मिंग ले लें, पोल्यूशन ले लें, उसका जो असल इफ़ेक्ट है वो आने वाले वर्षों में आने वाला है। जो अभी की पीढ़ी है वो जब बड़े होंगे तो उनको भुगतना है। तो एक शिक्षक के तौर पर आपको क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में पर्यावरण को लेकर के क्या और कुछ कोर्सेज होने चाहिए? बच्चों को कितनी पर्यावरण को लेकर के शिक्षा की ज़रूरत है? बच्चे, आज के बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं। साथ ही हम सब यह महसूस करते हैं कि बाल बचपन में जो दिया गया है संस्कार है, उसका बड़ा गहरा असर पड़ता है। जी, बिल्कुल। जीवन पर्यंत एक देसी कहावत है
कि बूढ़ा तोता पोष नहीं मानता है। जो बड़े लोग हैं, प्रौढ़ लोग हैं, वो लोग इन बातों में रुचि नहीं लेंगे, लेकिन बच्चे जो कल के भविष्य हैं, उनके अंदर यह संस्कार भरा जाए, तभी प्रकृति का संरक्षण अक्षुण्णता के साथ किया जा सकता है। तो पाठ्यक्रमों में, किताबों में तो पर्यावरण संरक्षण की बातें होती हैं, लेकिन मेरा अनुभव जहाँ तक है कि सिर्फ किताबों में पढ़ाने से इस चुनौती से हम निजात नहीं पा सकते हैं। उनको गतिविधि के रूप में शामिल होना चाहिए। पौधारोपण का बच्चे को अवसर मिलना चाहिए और प्रत्येक बच्चा को किसी न किसी पेड़ से उनका रिश्ता हो, और वो रिश्ता ही आगे चल कर के आस्था में बदलेगा और फिर वो प्रकृति के प्रहरी बनेंगे। मैं राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हजारीबाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में लंबे अरसे तक कार्यरत रहा। 300 पौधे अपने परिसर में लगाकर हम लोगों ने नामांकन के साथ प्रशिक्षुओं को एक पौधा गोद देते थे जी। ये पौधा है आपका, 2 साल तक देखभाल। इसका उद्देश्य यह रहा कि इनके मन में प्रकृति के प्रति श्रद्धा भाव का प्रस्फुटन हो, और यहाँ से जब जाएं तो अपने साथ प्रकृति के प्रति श्रद्धा भाव को लेकर जाएं, और जब विद्यालय में जाएं तो आसपास के पोषक क्षेत्रों में वह पर्यावरण संरक्षण के नज़ीर की भूमिका निभाएं। अभी तक हमने प्रयासों की बात की, अब कुछ अगर हम रिजल्ट या अचीवमेंट्स की बात करें तो इतना इस फील्ड में प्रयासरत होने के बाद क्या कोई ऐसा मोमेंट रहा जब आपको लगा कि मेरे इतने सारे प्रयत्नों का एक सही रिजल्ट आ रहा है, ये जो मैंने काम किया वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है? देखिए चौहान जी, पौधा रोपण जिस स्थल पर हम सब करते हैं, और हम सब इसके लिए शैक्षिक परिसरों, सामुदायिक महत्व के परिसरों और सार्वजनिक स्थानों और मार्गों का चयन करते हैं। पौधारोपण के साथ ही कुछ ही महीनों में प्रतिफल मिलने लगता है। उस स्थान की जो छवि होती है बड़ा ही मनमोहक होने लगता है, और कुछ वर्षों में तो वहाँ का जो दृश्य होता है अभिभूत करने वाला होता है। लोग चर्चाएं करने लगते हैं, और इससे हम सबों को बड़ा सुकून मिलता है, और उससे लोग प्रेरित होते हैं कि यहाँ पर जब एक व्यक्ति के प्रयास से ऐसा बदलाव आ सकता है तो अगले जगह मैं भी कर सकता हूँ। और ऐसा हुआ है, मैंने देखा है। एक विद्यालय परिसर को मैंने हरा भरा किया तो 100% तो नहीं, लेकिन 2-4% ही लोग उस अभियान को आगे बढ़ाए हैं। और सबसे अधिक सुकून मिलता है, प्रेरणा मिलती है, उस स्थान का छवि बदल जाती है, दृश्य एकदम मनमोहक हो जाता है। जी, आप बता रहे थे कि आपके इंस्पिरेशन आपके काका जी थे, क्योंकि नई दिशाएं में हमेशा हम ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जो कुछ नया कर रहे हो, पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, उनसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। तो आपकी इंस्पिरेशन आपके काका जी थे, पर क्या कभी किसी ने आपको आकर के कहा है कि आपको देख करके इस फील्ड में मैं आपसे प्रेरित हूँ, आप मेरे इंस्पिरेशन हो? मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। मुझे स्वप्न में भी ऐसा मैं अनुमान नहीं किया था कि इस अभियान से लोग इस रूप में जुड़ेंगे। हमारे विद्यार्थी और प्रशिक्षु व्यायाम नागरिक तो आम हैं, हमारे जो कंट्रोलिंग रहे प्रमंडलीय स्तर के कई एक पदाधिकारी, इन्होंने मुझसे शेयर किया कि मुझे बहुत अफसोस है कि मेरा
जीवन फाइलों में ही कट गया। जब तक इस मुहिम से हम नहीं जुड़े थे, आपसे नहीं जुड़े थे, आपकी टीम से नहीं जुड़े थे, पेड़ के पेड़, सैकड़ों पेड़ कट जाए, मुझे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन अब मैं एक पत्ती भी कोई छेड़े तो बर्दाश्त नहीं हो सकता है जी। तो ये अभिभूत करने वाले क्षण थे। ये तो वरिष्ठ लोगों की बात कर रहा हूँ और नौकरशाहों की बात कर रहा हूँ। हमारे प्रशिक्षु अनेक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में गए हैं और इस अभियान को बड़ी श्रद्धा भाव से चला रहे हैं। एक और वारदात आपसे एक घटना साझा करना चाहूँगा। हजारीबाग शहर में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत सर आए हुए थे। 2018 की बात है। तत्कालीन उपायुक्त वहाँ रविशंकर शुक्ला सर थे। हमारे अभियान में 1-2 बार मात्र वो शामिल हुए थे, लेकिन इस अभियान के बारे में उन्होंने नीति आयोग के CEO सर से जब साझा किया तो बड़ा ही आदर भाव के साथ अमिताभ कांत सर ने मेरा अभिवादन दोनों हाथ जोड़ करके किया। तो मुझे लगा कि आम तो आम, खास लोग भी इस अभियान को ऊर्जा देने के लिए लगे हुए जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। हजारीबाग में खास करके आपने बहुत अच्छा काम किया है, 300 से अधिक पौधारोपण किया है, वहाँ की झीलों को हरा भरा करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। 300 नहीं, हजारीबाग नगर में आसपास के क्षेत्रों में जी लगभग 4000 और अन्य जिले मिलाकर लगभग 6000। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग लोगों से बातें करते हैं जो कि नई दिशा दे रहे हों, पॉजिटिव चेंज ला रहे हों सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक फील्ड में। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपको नई दिशाएं की अगली कड़ी में, तब तक के लिए जोहार। दर्शकों के लिए कोई संदेश नहीं।